हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, पार्ट 3 जो है हमारा। बिकॉज हमने लेक्चर 1 के अंदर दो पार्ट को कंबाइन करके किया था, ठीक है। तो इसलिए अभी लेक्चर 2 है हमारा पार्ट 3 के साथ। अब देखो, जिन बच्चों को पता होगा हम वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जिन्हें नहीं भी पता तो उन्हें हमने लेक्चर 1 में अच्छे से बता दिया है कि वीडियोस चैनल पे कैसे आती हैं, कैसे अपलोड होती हैं, एंड क्या सिस्टम रहता है वीडियोस के आने का। ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस करी हैं। एंड लेक्चर 1 के अंदर मैंने बताया था कि जो हर चैप्टर होंगे, अब जैसे केमिकल काइनेटिक्स ही है आपका फिज़िकल का, केमिस्ट्री में फ़िज़िकल का टॉपिक। ये क्या है कि एक प्लेलिस्ट बनेगी केमिकल काइनेटिक के नाम से, जिसके अंदर हम सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड प्लेलिस्ट बनेगी क्वेश्चन बैंक प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो जेई के हो चाहे वो नीट के हो। मींस बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उस प्लेलिस्ट के अंदर करेंगे। वीडियोस जितनी भी हैं वो सारी जेई और नीट पर्पसेस पे बेस्ड है, ठीक है। हम मेजर फोकस अपना जेई और नीट पे रखेंगे एंड प्लस बोर्ड्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जो प्लेलिस्ट में हमारा लेक्चर्स होंगे, ठीक है। लेक्चर 1 2 3 ऐसे करके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो डलेंगे चैनल पे। एंड सेकेंड प्लेलिस्ट जो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन बैंक करेंगे, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। चाहे जैसे भी टाइप्स के वो क्वेश्चन क्यों ना हो, वो हम सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा और सिर्फ लेक्चर्स वाली देख लोगे तो भी चल जाएगा, नहीं। लेक्चर्स वाली देखोगे तभी तो क्वेश्चन बैंक कर पाओगे, और क्वेश्चन बैंक वाली तो इंपॉर्टेंट। अब ये तो है नहीं मैं क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे के सारे आपको लेक्चर्स समझाने बैठूंगी, नहीं ना। तो लेक्चर्स आप देख लेना, समझ लेना, और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेना, या तो पहले सारे लेक्चर्स देख लो एंड फिर उसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, 1 बाय 1 लेक्चर्स। हैंड टू हैंड वीडियोस जो है यहाँ पे मीन्स जैसे ही हम वीडियोस बनाते हैं हम उसी टाइम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। विद इन मिनट्स वो वीडियोस आ जाती हैं। कुछ कभी कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है टेक्निकली कि हम वो वीडियोस नहीं अपलोड कर पाते, बट जैसे ही वीडियो बनती है हम उसी टाइम वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सो इससे वीडियोस भी अब आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि वीडियोस आ गई हैं एंड कुछ दिन तक नहीं आए। डेली ही एक वीडियोस डलेंगी, बट आ जाए कुछ हम 1-2 वीडियोस एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है। सो लेक्चर 1 में हमने सारा पढ़ लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस, अपीयरेंस और यूनिट्स और कुछ फैक्टर्स, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ें हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर ली थी। बहुत डिटेल से किया था, आई थिंक 1 आवर का पूरा लेक्चर बना था हमारा। अब ये लेक्चर 2 के अंदर देखो, लेक्चर 1 में जो पढ़ेंगे लेक्चर 2 में हम उसकी थ्योरी को है एक बारी रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे। सो ये जो पहला पैराग्राफ है मैं रीड कर देती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको समझाने की नीड है। पहला पैराग्राफ में क्या है, इन द थर्मोडायनेमिक्स वी हैव स्टडीड वेदर अ रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, एंड इफ इट इज डस then up to what extent. In this chapter chemical kinetics we will study about how fast a chemical reaction take place and what are the different factors affecting the rate of chemical reaction, how to optimize the condition as to maximize the output in optimum time. The last part of the chapter we will be dealing with the mechanism of a chemical reaction and catalysis. कुछ नहीं है इसमें, ये पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, ये बता रखे हैं। रेट वेलोसिटी पता है कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन में टाइम। यूनिट पता है, यूनिट कैसे लिखते हैं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स की जगह क्या आ जाता है, मिनट इनवर्स। आपको साथ साथ रिपीट भी करना है, कांट हियर यू, बट आपको ये वीडियोस देख रहे हो तो साथ साथ रिपीट करो कि ये चीज़ ऐसे है, ताकि हमें पता तो हो ना कि हम जो बोल रहे हैं साथ साथ सही है। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम।
लेकिन अगर मैंने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको उसके आगे माइनस लगा दो और डिवाइड कर दो उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऑल राइट। और अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो उसमें बस आगे पॉजिटिव का साइन लग जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, बस आगे पॉजिटिव का साइन आता है और नीचे आ जाता है आपका सॉरी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाता है नीचे, उससे हम आप उसको डिवाइड कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन देखो ये यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक सो। रेट ऑफ रिएक्शन होती है, देखो इसके अंदर हमने यहाँ पे देखो ये एक बता देती हूँ, ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब एक्चुअली डिसअपियरेंस से है। वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जैसे मैंने कहा CaCO3, जब मैंने इसे हीट किया तो ये CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो गया। इन रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिकम्पोजिशन एक्चुअल में मीन है इसका डिसअपियरेंस है कि भाई N2 और हाइड्रोजन जाएगा तभी तो वो अमोनिया बना पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ले रखा है सब चीज़ें इंस्टेंटेनियस पे। ये अप टू क्वेश्चन होता है कि वो हमें बोले इंस्टेंटेनियस से करना है, एवरेज से करना है, नहीं बोला तो एवरेज से ही कर दो, फ़र्क कुछ नहीं होता। इंस्टेंटेनियस में आपको पता है क्या लग जाता है, डी लग जाता है फॉर स्मॉल जो भी इंस्टेंट उस पर होता है। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरेज तो हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, उसके आगे हम डी लगा देते हैं और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये एक रिएक्शन है, इसमें ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं, ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब होता है अपीयरेंस। ठीक है, और डिकम्पोजिशन यहाँ पे मतलब है इनका डिसअपियरेंस से। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में होता है जो भी तीनों का आपने निकाला, यानी रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, वो तीनों का क्या होगा, या जितने भी आपको दे रखे हैं उन सभी का सेम होगा डिवाइड बाय सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है। रेट ऑफ रिएक्शन इनकी सेम होती है, इनकी यूनिट भी सेम होती है। कई बच्चों को लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना उसकी यूनिट तो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस होती है उसकी रिएक्शन कुछ और होती है। नहीं, उसकी रिएक्शन भी यही उसकी यूनिट भी यही होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन हो या रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी हो, उनकी यूनिट सेम होती है। उसमें फ़र्क क्या होता है डिसअपियरेंस या अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, कि वो सोशियोमेट्रिक से डिवाइड होते हैं, और सोशियोमेट्रिक की अपनी कोई यूनिट थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ जो आगे लगा हुआ है, आगे जो भी सोशियोमेट्री है उसकी उससे बस डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 1 है, हमने 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 है तो हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 है हम यहाँ उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। ऑल राइट, चलो उसके बाद एक ग्राफ मैंने बताए थे कि हम ग्राफ कैसे करते हैं। नेगेटिव साइन होता है रिएक्टेंट के सामने, नेगेटिव साइन आता है, क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। रेट ऑफ, ये कंसंट्रेशन का है, ये टाइम का है। ये रिएक्टेंट का बता रहे हैं जी, रिएक्टेंट का है। प्रोडक्ट में तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट में इंक्रीज़ होता है। ये दोनों के दोनों जो ग्राफ है मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाए थे। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन देखो, नेगेटिव साइन हम लगाएंगे किसमें, रिएक्टेंट में, और पॉजिटिव साइन लगाएंगे हम किसमें, प्रोडक्ट में। ये तो यहाँ पे रिएक्टेंट का बता दिया। प्रोडक्ट का कैसे बनता है ग्राफ, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का यहाँ से शुरू होता है, प्रोडक्ट का यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि वो इंक्रीज़ होता है टाइम के साथ, ये डिक्रीज़ होता है। रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। चलो उसके बाद इस लाइन का मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब है हमें हर ग्राफ में एक टेंजेंट लाइन, आप टेंजेंट लाइन के ये देख सकते हो, ये छोटी सी ये टेंजेंट लाइन दे रखी होती है। इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफ के क्वेश्चंस में। अब मैं आपको इस लाइन का यहाँ पे मतलब नहीं बताऊंगी, ग्राफ के क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको इस लाइन का मतलब बताऊंगी। देखो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे हमें पता लगता है कि जो कर्व बन रहा है और एक टेंजेंट लाइन है, वो अगर मान लो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर कट कर रही है तो कैसे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
तो वो जो चीज़ है ना, जो ग्राफ में टेंजेंट लाइन ड्रॉ होती है, वो हम ग्राफ के हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको उसका मतलब बताऊंगी, ग्राफ को दिखाना सिखाऊंगी कि जैसे ग्राफ के कुछ क्वेश्चन है, हम उसको ग्राफ के क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, हम ग्राफ को बेसिकली रीड कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का क्या मतलब है, वो सारा का सारा हम केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन बैंक वाली प्लेलिस्ट के अंदर हर ग्राफ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, हर ग्राफ क्वेश्चन के अंदर बताऊंगी कि क्या होता है। कि अगर मान लो आपने कोई एक आधी ग्राफ क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, तो आप अगर कोई और देख ली तो एटलीस्ट उसके अंदर भी वही सेम इन्फॉर्मेशन हो जो बाकी में। अदरवाइज़ हर क्वेश्चन हर टॉपिक, पता है यहाँ पे सारे जेई और नीट के ही और बोर्ड्स के ही हम क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की तैयारी करते हैं, एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन जेई वाले ही हैं, सारे नीट के हैं, इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। ऑल राइट, तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग। कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट को कर सकते हैं? जब हम उस पे टी टाइम पे हम उसका एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, एक ग्राफ के अंदर कंसंट्रेशन के नीचे ही हम ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये सर्कल बन जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसा टेंजेंट होता है ये, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता टेंजेंट, देखो सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट पे कट करके जाती है एक लाइन, तो दैट इज़ नोन एज टेंजेंट, ठीक है। चलो, इनिशियल रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट जो टाइम टी पे एक टाइम टी होता है और इंस्टेंटेनियस रेट होता है, उसे इनिशियल रेट बोलते हैं, जिसका स्लोप का जो टाइम होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर ये किन्हीं को क्वेश्चन ये करना हो तो यू कैन सॉल्व इट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें एवरेज रेट पूछा है, इंडिविजुअल की आपको एवरेज रेट देखोगे एंड देन बस यही कहा है कि डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे आपको एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट का फॉर्मूला पता है, बस आप उसे सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन भी बोलो, बट हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो का ही हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी गिवन है आपको। चलो, उसके बाद हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े थे? नाम पढ़े थे, डिटेल नहीं करी थी। डिटेल अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट हमने यहीं छोड़ा था ना। तो सबसे पहले है कंसनट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर, कैटलिस्ट, पीएच, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, रेडिएशन, लाइट, प्रेशर, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो द फर्स्ट 4 फैक्टर्स जनरली अफेक्ट रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन वाइल अदर आर स्पेसिफिक टू सम रिएक्शन ओनली। मतलब ये होता है कि पहले की ये जो 4 है यहाँ डी तक, उसका मतलब है कि वो जनरली सारे रिएक्शन में देखने को मिलेगा। कोई कंसंट्रेशन से इफेक्ट है, कोई टेम्परेचर पे है, किसी का नेचर कैसा है, क्या कैटलिस्ट होता है कि हम कोई चीज़ किसी चीज़ में ऐड करें, और हाउ फास्ट और रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, तो उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे बेकिंग सोडा एक कैटलिस्ट का काम करता है, चीज़ों को फुलाने का काम करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो कुछ कुछ एक्सटेंड तक, कुछ कुछ रिएक्शंस में ही हम उनका यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। वी नो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन के किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इन्वर्स होता है वो टाइम के, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा? कम होएगा, तभी तो ग्राफ नीचे बनता है। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ, टाइम जैसे ही जाता जाएगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्टेंट की, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होता है विल बी डिस्कस लेटर, बाद में ही पढ़ेंगे। खैर, सी इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? देखो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है? गैसियस ज़्यादा होता है, लिक्विड, फिर सॉलिड। उल्टी सीरीज हम यहाँ पे चलाएंगे, पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज कॉल्यूशन इज होमोजीनियस सिस्टम वेयर मोर इफेक्टिव देन हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखो, होमोजीनियस में होता है कि एक ही चीज़ है, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ही होंगे, ये तो है नहीं नाइट्रोजन में मुझे हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन में क्लोरीन, मतलब हर चीज़ मिले नहीं, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन,
ठीक है। वाटर में सिर्फ वाटर, सॉलिड में कोई वुड ले लिया तो वो वुड ही होगा ना उसमें। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सब ज़्यादा कोलिजन किस में होता है, होमोजीनियस में होता है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस, जिसकी वजह से जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट होती है, यानी वो गैसियस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। फिजिकल साइज से अगर हम देखें, एज वी डिक्रीज द पार्टिकल साइज रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस सिंस सरफेस एरिया इंक्रीजेस। देखो जैसे आपका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना आपका पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना आपका पार्टिकल साइज कम होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, सिंस सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफ़ मोर बोन्स आर टू बी ब्रोकन, ज़्यादा अगर हमने बोन्स तोड़ दिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। सिमिलरली बोन स्ट्रेंथ इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो, ठीक है। कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हमने बोन्स को तोड़ दिया रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। अगर हमने बोन्स को, आई थिंक ये फास्ट में जाएगा, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। जितना बोन्स, देखो जितना जल्दी कोई रिएक्टेंट बन सकता है, जितना उसकी कंसनट्रेशन कम फटाफट होएगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट होएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, presence of positive catalyst lower down the activation energy, hence increase the rate of reaction। देखो क्या होगा, जब भी प्रेजेंस होएंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की अगर कोई भी हम प्रेजेंस देखेंगे, वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी क्या कर देगा, मतलब बढ़ा देगा, मतलब वो चीज़ है जल्दी से होएगी, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब खुद की नहीं है, कैटलिस्ट डालने से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एंड ये उसका वाइस वर्सा अगेन लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस विद एप्रिशिएबल रेट इन एसिडिक मीडियम बट डज नॉट इफेक्ट इन बेसिक मीडियम, ठीक है, एसिड में है बट बेसिक में नहीं है, कुछ फैक्टर्स होते हैं इन सभी के अपने अपने। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। जितना ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा आपका, ठीक है, ऑफ द मीडियम का, ग्रेटर उतना ही ज़्यादा उसका रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, बट एक एक लाइन लिखी हुई है तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। Effect of radiation, light radiation are useful for photoelectric reaction, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन, तभी तो हमारी सीक्वेंस गैस से फिर लिक्विड एंड देन फिर सॉलिड पे जाती है। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वर्क। इट टेक्स 18 minutes, अप्रॉक्स 18 minutes टू कवर अप ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन देखते हैं। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि एक कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक रिएक्शन को कंसीडर कर दो, लेट्स सपोज हमने ये वाली एक रिएक्शन ले ली, ठीक है। अब इसका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखो हम रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ कांस्टेंट को के इक्वल बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेट्स सपोज एक ए है और एक बी है, लेकिन उनकी अपनी अपनी कंसंट्रेशन है, तो पी और क्यू लिखेंगे, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत पावर में डाल देना, ठीक है। रेट ऑफ जो भी रिएक्शन होएगी वो क्या आएगी, वो ए और बी के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। जो के होता है, के तो क्या बताएगा, के एक यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, देखो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक के कांस्टेंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर के साथ यहाँ पर चेंज होता रहता है, एवरी रिएक्शन हैज़ इट ओन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो हर रिएक्शन के पास एक अपनी वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की, और जो के की वैल्यू होती है वो एक ऑर्डर के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। अब ऑर्डर का क्या मतलब है अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या मतलब है।
अभी के लिए जान लो सिर्फ इतना, ये कोई भी रिएक्शन दे रखी है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे। अब कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें ऐसे बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ए का मतलब है आपने कंसंट्रेशन ले ली, ठीक है, और वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में है ना, तो मान लो टाइम को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइम को कांस्टेंट ले लिया और हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन देखेंगे, तो हम ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, यानी हम मानेंगे ए पी पे है और बी क्यू पे है। अभी ये चीज़ें आप आगे समझोगे, पढ़ोगे। जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ लो क्या होता है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, अब हमें थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ए की पावर पी कैसे चढ़ा। देखो पी का मतलब होता है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये पी और क्यू यहाँ पर एक ऑर्डर है। ऑर्डर अभी आपको समझ नहीं आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है और वो एक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे पी और क्यू चढ़ाई है। पी का मतलब होता है एक पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर का मतलब होता है सपोज आपका ऑर्डर, देखो ऑर्डर होते हैं, एक जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, तो ऐसे एंड सो ऑन nth ऑर्डर तक होते हैं ये सारे। और ऑर्डर अभी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप उन सारे ऑर्डर का एक बेसिक इस वीडियो के अंदर ग्रैब करोगे, ताकि आपको वो ऑर्डर्स का मतलब एक्चुअली में समझ आ पाए क्या होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर एक कह सकते हैं सभी ऑर्डर का बेस है, ये लेक्चर तो ऐसा है कि मस्ट है देखने वाला। ऑल राइट, चलो। अब पी का क्या मतलब होता है, पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैंने कहा आपका एक ऑर्डर है, मान लो सेकेंड ऑर्डर ले लिया, सेकेंड ऑर्डर में इस पर मैं वन डालूंगी, इस पर मैं वन डालूंगी, एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मान लो वन और वन डालूंगी, तो वन प्लस वन टू मिलेगा, तो ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। आप कहोगे ये तो कितना सिंपल है, बट ये सिंपल तभी है जब हमें क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड दे देंगे, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ लॉ दे दिया गया, इसका मतलब है जो भी इनकी पावर्स है, जो भी इनका पी प्लस क्यू है, वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगी। अगर पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, तो उनका सम भी इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, तो वो डिपेंड्स करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, सम होता है एक्सपोनेंट का, बता दिया गया, एक्सपोनेंट का सम करा ना, वन प्लस वन एक्सपोनेंट थी, सम किया, कंसंट्रेशन टर्म्स का सम किया, अपियरिंग इन द रेट लो एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर हमें ए बी हमने सम किया कॉम्पोनेंट्स का, वो फ्रैक्शन हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन और ये तो फ्रैक्शन हो सकता है, बट ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, पी क्यू इंटीजर्स, इसके बारे में बता रहे हैं, उनका जो सम है वो फ्रैक्शन, ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नोट करो, ऑर्डर टेल्स द सेंसिटिविटी, ऑर्डर क्या बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है नॉर्मल बेसिस पे। ऑर्डर टेल द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन रेट, ऑर्डर क्या बताता है, सेंसिटिविटी बताता है रिएक्शन रेट का विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी टाइम की भी बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब मैंने कह दिया ऑर्डर वन। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमने ये लिखा था अपना, ये चीज़ कि जो रेट होता है, सेकेंड, हाँ, कि जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। फिर हम यहाँ पर ए और बी, ये क्या है, हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है। पी क्यू क्या था, हमारे ऑर्डर थे। ऑर्डर का मतलब अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, इस वीडियो के एंड तक ऑर्डर का मतलब समझ आ जाएगा। एकदम से ये नहीं होता कि मैंने फटाफट एक टॉपिक पढ़ाया और आपको आ गया, नहीं, आपको पूरे लेक्चर का वेट करना चाहिए, आपको वो चीज़ समझ आ ही जाएगी, एंड देन फिर कोई डाउट्स हो फिर बताना, ठीक है। तो ये वही जो चीज़ ये यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन और फिर इसकी ऑर्डर, हम ऐसे ही उन्हें सॉल्व करते हैं।
अगर ऑर्डर 1 है, यानी मान लो ऑर्डर 1 है, अगर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर ये 1 है तो यहाँ 1 लिख देती हूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, कंसंट्रेशन डबल किया, रेट भी डबल हो गया, बात यही है, ठीक है। अगर ऑर्डर 1 है, अगर ऑर्डर 2 है, अगर ऑर्डर 2 है यानी ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो कंसंट्रेशन भी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसका, 4 टाइम्स हो जाएगा, कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 4, ठीक है, स्क्वायर हो जाएंगे ना उसके। और अगर ऑर्डर 0 है तो कैन चेंज, तो क्या होएगा, जो रेट इसी में ये 0 पुट कर दो तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन तो आपका यहाँ से हट जाएगा, रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू नीड नॉट टू बी इक्वल टू द सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पी क्यू सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होते, कब वो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब ये यहाँ आपके सामने कुछ ये रिएक्शन दे रखी है, इन रिएक्शन का क्या मतलब है, ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये वही बता रखा है आपको, चलो ये भी आगे आएगा तो हम आगे समझाएंगे इसे। अब ये जो रिएक्शन दे रखी है इसके अंदर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कैसे लिखोगे, के कंसंट्रेशन ये लिख दी, और पावर क्या है 1, पावर 1 है यानी ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर क्या है दोनों में 0 है तो ओवरऑल ऑर्डर 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, पावर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, पावर 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें कैसे पता कौन सी रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये कैसी है, तो ये देखो ये हमें कुछ एग्जाम्पल तो देखो 3 एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिख दिए, उनके बारे में तो चलो अब आपको पता लग गया कि अगर ये रिएक्शन मिल गई तो अगर हमसे पूछ लिया गया कि क्या ऑर्डर है इसका 1, इसका पूछ लिया गया क्या ऑर्डर है 0, इसका पूछ लिया गया क्या ऑर्डर है 2, ठीक है। ये तो मैंने 3 चीज़ें बता दी, बट ऐसी कितनी सारी आती हैं हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलती हैं, उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में हमें भी नहीं पता होता कि ये कौन सी रिएक्शन में के अंडर में जाएगा, बट ये है कि आप जितने एग्जांपल करोगे इतना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट या सेकेंड हो सकती है, बाकी आगे पता लग ही जाएगा, आगे जब हम करेंगे ना फर्स्ट और सेकेंड लो, थर्ड लो, मतलब जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हम इन्हें कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट बाकी कुछ एग्जांपल करते रहोगे तो एक दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हाँ कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। अब इसमें देख लो कंसंट्रेशन हाई है इसकी और इस पर 0 चढ़ रहा है, अगर इस पर पावर 0 है तो ये 0 ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट केस में लिया है, ये किसी और केस में देख के लिया होगा, ये किसी और केस में, इसमें हाई कंसंट्रेशन है, गोल्ड सरफेस पे ले रहे हैं, एक मेटल सरफेस पे ले रहे हैं, तो क्या होता है तब वो हमेशा एक 0 ऑर्डर रिएक्शन ही कहलाते हैं। आगे एग्जांपल पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। 0 ऑर्डर रिएक्शन हम कब कह सकते हैं, ओके वो एग्जांपल जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें पता लगेगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कब हो सकती है। 0 ऑर्डर रिएक्शन 2 कंडीशन में हो सकती है। पहली कंडीशन कि या तो जो भी आपके पास जो सरफेस हो वो कैसा होना चाहिए, मेटल का सरफेस होना चाहिए, ठीक है, तो उसका डीकम्पोजिशन होना चाहिए HI का, NH3 का, PH3 का मेटल सरफेस पे, तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंडर में आएगा। या फोटोकेमिकल रिएक्शन होनी चाहिए तब भी वो 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के। चलो अच्छा, अब मैंने बोला था कि ये सब सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से नहीं होता, ये हमें या तो निकालने होते हैं या हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। लेकिन एक ऐसा केस जिसके अंदर हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन के अंदर बेसिकली ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, उनके कोफिशिएंट का सम लेके निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं रेट लॉ निकालूंगी कि कांस्टेंट लगाऊंगी, ए की कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 2, तो इनका सम किया 1 + 2 3, तो यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। इस बेसिस पे MCQs बहुत सारे पूछे जाते हैं
ठीक है। तो वो MCQ भी हम क्वेश्चन बैंक वाली उसमें करेंगे। एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं ग्राफ मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो के अंदर मैं 3-4 ग्राफ करवा दूँ डिफरेंट डिफरेंट, और एक वीडियो ऐसी उसी में ही बना लेंगे हम प्लेलिस्ट के अंदर ही, कि हम उसमें MCQs जो हैं और फिलअप्स टाइप्स जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे करके कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर मैक्सिमम कंटेंट मिल जाएगी। ये नहीं है कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाए और आप परेशान हो जाओ कि ये भी वीडियो देखनी है, ये भी देखनी है। नहीं, हम यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारी वीडियोस बना देंगे, नहीं, वीडियोस हम कम रखेंगे ताकि लिमिटेड वीडियोस के अंदर आपको मतलब मेजॉरिटी का जितना भी कंटेंट हो वो आपको सारा प्रोवाइडेड हो, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, वीडियोस कम रखेंगे और ट्राई करेंगे कि उसके अंदर हम मैक्सिमम चीज़ें दे सकें, ठीक है। चलो आगे देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट इज इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन की पावर n, यानी इससे पता लगेगा कि क्या ऑर्डर है रिएक्शन का, ठीक है। इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लो, अगर देखो हर कंसनट्रेशन जो भी स्पीशीज़ का है वो हम 1 मोलर ले लेंगे, तो वो क्या आएगा, जो रेट कांस्टेंट होगा रिएक्शन का वो इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, हर इक्वल, ठीक है। क्योंकि अगर 1 मोलर ले रहे हो यानी आप यूनिटी में, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, आप 1 में उस चीज़ को ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब देखो हमें कैसे, अब हमें ना क्वेश्चन में कभी कभार क्या होगा, गिवन नहीं होगा कि ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, हमें नहीं दे रखा होगा, बट क्या होगा, एक यूनिट ऐसी चीज़ होगी जो हमें बता सकेगी, जो हमारी मदद करने आएगी कि भाई वो बताएगी ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के का क्या मतलब है, आपने रेट की वैल्यू लिखनी है। रेट कैसे लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स के आप सेकेंड में लिख सकते हो, मिनट लिख सकते हो, सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हो। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी करते हो ना। तो P इज इक्वल्स टू इस N को, इस V को मैं N के नीचे ले आऊँ और RT लिख दूँ। इस N बाय V का क्या मतलब होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम को आप कंसंट्रेशन लिखते हो तो ऐसे लिख नहीं देते P इज इक्वल्स टू CRT। इस पे हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी किया था, रिलेशनशिप देखे थे, डिफ्रेंसिएशन किया था लेक्चर 1 के अंदर, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो ये C कंसंट्रेशन है इसका क्या मतलब है, मोलैरिटी। क्या मतलब है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब K की यूनिट हमने यहाँ से निकाल ली, इसी से K की यूनिट निकाल ली, अब n थी पावर n लगा दी। अगर अगर n 0 है तो वो एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाएगा। अगर n 1 है तो आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये आप ये मिल जाएगा आपको टाइम इनवर्स। देखो अगर ये 1 है, ये 1 है तो मोल से मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, आपके पास सिर्फ टाइम इनवर्स बच जाएगा, ऑलराइट। अगर ये 0 है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो 1 मोल से 1 मोल कट जाएगा, बट नीचे 1 मोल अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लीटर की पावर क्या है, -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगी, तो लीटर आ जाएगा आपका +1 टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मोल सॉरी लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो निकाला सही था। ये देखो बिल्कुल सही था, मोल, पहले लीटर लिखो फिर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आर का क्या मतलब होता है, आर होता है रेट कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन के, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, जो हमने इसके फैक्टर्स पढ़ लिए थे। अब क्या है, ये आपका लास्ट है आई थिंक, फिर ये रिकॉर्डिंग ही एंड है।
चलो देखते हैं। ये एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में हमें रेट कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है हमें? के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सबके आगे एक चीज़ देख रहे होगे, क्या लिखी हुई है? डी। इस डी का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सभी को इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। जो भी ये सारे क्या हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। और हमने अभी अभी इस लेक्चर के अंदर, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ा था। लेक्चर 2 यानी इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा? के इज इक्वल्स टू जो भी कंसंट्रेशन है उसकी पावर, उसका ऑर्डर। और उसे हम कैसे लिख रहे थे? के ए की पावर, के ए की पावर पी और बी की पावर क्यू। ठीक है, यही चीज़ हम देख रहे थे ना। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ के वो इक्वल होंगे। अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने ए को ले लिया, हमने इसके इक्वल रख दिया, ए को हमने इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। अब यहाँ से हमने जब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ए कोफिशिएंट है, हमने यहाँ लिख दी है ए कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो ए कोफिशिएंट हमने यहाँ पे भेजा है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज ही किया और तो कुछ किया ही नहीं है। एंड अब देखो क्या है कि जो ये के ए है उसकी हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? उसके हम कंसंट्रेशन निकालेंगे जब वो चीज़ उसके क्या होगी? इक्वल होएगी। इक्वल अब वो कैसे होएगी? ये जो चीज़ है वो क्या है आपकी? के ए है, यानी रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ आप कांस्टेंट लोगे ना तो उसको, इसको आप ले लोगे के ए के इक्वल। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो रहा है ए से, मतलब ये देखो ये टोटल के इक्वल है, के कांस्टेंट के। ये है के ए के, यानी आप ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हो। और नीचे क्या था? ए। क्या था? जो आपने ए इधर से भेजा है नीचे तो ए था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? आपस में इक्वल हो गई। ये देखो, यही सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। ऐसे ही आपने ए के साथ करना है, बी के साथ करना है, सी के साथ करना है, डी के साथ करना है। वो सब किसके इक्वल आएंगे? के इक्वल आएंगे। देखो, के ये ए के इक्वल है, के ये बी के इक्वल है, के सी के है, और ये के डी के है। और ये है तो के पूरा का पूरा के कांस्टेंट है। ठीक है, और ये सब डिवाइड है उनके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। यही तो अभी हमने पढ़ा। इसका क्या मतलब है? यही तो मतलब है। और ये सारे आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 2। हमने लेक्चर 2 के अंदर बेसिक देखा कि ऑर्डर क्या होता है। लेक्चर 1 हमने रिवाइज किया। फैक्टर्स हमने सिर्फ और सिर्फ नेम पढ़े थे। लेक्चर 1 के अंदर हमने थोड़ा सा उनको रीड किया, उनकी थोड़ी डेफिनेशन को देखा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो लेक्चर 3 में मिलते हैं, जिसमें हम 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड जो क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट है केमिकल काइनेटिक्स की, उसे भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे MCQs के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। कुछ वीडियोस बना दी गई हैं उसकी MCQ क्वेश्चंस की, और कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दी गई है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि टेंजेंट लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये नहीं है कि आप वो वीडियोस ना देखो, सिर्फ इन्हीं से काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये वीडियोस देखो, साइड बाय साइड उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहना। साथ साथ हम बताते रहेंगे कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।